Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 13 थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। स्टूडेंट्स आज हम इसका फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन को कवर करेंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके अलावा हमने ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को और लास्ट पे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स का एक डिफरेंस जो है उसको स्टडी किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला लेक्चर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हमने देखना है कि जब ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर वाटर को और सोल्यूट्स को एक मखसूस लेवल के ऊपर मेंटेन करते हैं तो उनको कौन कौन से मसाइल का सामना होता है और उन मसाइल से निपटने के लिए वो किन किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो ओस्मो रेगुलेशन के हवाले से जो मसाइल हैं और उन मसाइल के लिए जो हल हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स ने अपनाए हुए हैं, हमने उनको जो है वो तफसील से देखना है। स्टूडेंट्स हम ऑस्मो रेगुलेशन की प्रॉब्लम्स और मेथड्स को तीन मुख्तलिफ हैबिटेट्स के अंदर स्टडी करेंगे। हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको उसका हैबिटेट कहते हैं। तीन हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ हैबिटेट्स हैं। सबसे पहला है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर स्टूडेंट्स ताज़ा पानी को कहते हैं। ताज़ा पानी से मुराद ऐसा पानी जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। तो फ्रेश वाटर जो है स्टूडेंट्स ये हाइपोटोनिक होता है, तो आपने इसको याद रखना है। मैरीन वाटर जो है स्टूडेंट्स ये हाइपरटोनिक होता है। समुद्री पानी के अंदर नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो मैरीन वाटर जो है ये हाइपरटोनिक है। और स्टूडेंट्स हमने आखिर में टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के अंदर देखेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से मुराद खुश्की वाले इलाके हैं। ऐसे जानदार जो कि खुश्की वाले माहौल के अंदर रहते हैं वो किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट्स को मेंटेन करते हैं, इसको हम थर्ड पॉइंट के अंदर जो है वो कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम एक एक करके इनको जो है वो तफसील से देखते हैं। स्टूडेंट्स लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जो फ्रेश वाटर है स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर खुद क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है। फ्रेश वाटर जो है ये हाइपोटोनिक है, लेकिन इसके अंदर रहने वाले जानदार जो हैं वो क्या होते हैं, वो हाइपरटोनिक होते हैं। तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि फ्रेश वाटर जो है वो हाइपोटोनिक है, लेकिन उसके अंदर रहने वाले जानदार क्या होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर इसके हाइपोटोनिक फ्रेश वाटर है, अगर इसके अंदर वाले रहने वाले जानदार भी क्या होंगे, हाइपोटोनिक होंगे, तो फिर तो वो ऑस्मो कन्फॉर्मर हो गए। उन्होंने अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से क्या कर लिया, मैच कर लिया, फिर तो किसी किस्म की कोई ऑस्मो रेगुलेशन हुई ही नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से फ्रेश वाटर खुद हाइपोटोनिक होता है, लेकिन उसके अंदर रहने वाले जो जानदार होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं वो हाइपरटोनिक होते हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो मैरीन वाटर है, समुद्री पानी चूंकि खुद हाइपरटोनिक होता है, इसी वजह से उसके अंदर रहने वाले जो जानदार हैं वो क्या होते हैं, वो हाइपोटोनिक होते हैं। तो आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है। अब स्टूडेंट्स ये ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर समुद्र के अंदर रहने वाले जानदार भी हाइपोटोनिक हो गए तो स्टूडेंट्स फिर क्या होगा, फिर तो वो ओस्मो कन्फॉर्मर्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे कि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या कर लिया, बिल्कुल ही जो है वो इक्वल कर लिया। वाटर और सॉल्ट्स को बिल्कुल जब एनवायरनमेंट के हिसाब से बराबर हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स दोनों तरफ आइसोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा, तो फिर वाटर और सॉल्ट्स को मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो ये ऑस्मो रेगुलेशन ही ना हुआ। तो आपने इन बातों को याद रखना है कि फ्रेश वाटर खुद हाइपोटोनिक होता है, उसके अंदर रहने वाले जानदार हाइपरटोनिक है। इसी तरह जो सी वाटर है, जो समुद्र का पानी है, मैरीन वाटर जो है वो हाइपरटोनिक है और उसके अंदर रहने वाले जानदार जो हैं वो हाइपोटोनिक होते हैं। तो स्टूडेंट्स आए हम सबसे पहले फ्रेश वाटर के अंदर जो है वो ओस्मो रेगुलेशन को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आपने इसी तरह से हेडिंग्स बना के लिखना है। वो कहता है जनरली आमतौर पर द फ्रेश वाटर एनिमल्स आर हाइपरटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट। अब स्टूडेंट्स आपने इस बात को ध्यान रखना है, वो बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि आमतौर पर जो फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं। यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूजन करते हैं कि फ्रेश वाटर का जिक्र हो रहा है कि फ्रेश वाटर हाइपरटोनिक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रेश वाटर खुद हाइपोटोनिक है, लेकिन उसके अंदर रहने वाले जानदार जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इस पॉइंट को याद रखना है।
अब स्टूडेंट्स हाइपरटोनिक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इट मीन्स इसका मतलब है दे हैव हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड्स। उनकी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है देन द सराउंडिंग वाटर, इर्द गिर्द मौजूद पानी से। अब स्टूडेंट्स इसी को जो है वो हम इस पिक्चर से दोबारा समझ लेते हैं। अब हाइपरटोनिक से मुराद क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है, हाइपोटोनिक में सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूट क्या होगा स्टूडेंट्स? कम होगा। तो यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन की बात करें, चूंकि यहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर की कंसंट्रेशन जो है इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगी? कम होगी। और अगर फ्रेश वाटर के अंदर देखें, फ्रेश वाटर हाइपोटोनिक है, यहाँ पे सोल्यूट कम है, तो यहाँ पे वाटर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स वो आपकी बुक की दूसरी लाइन में लिखता है, इसका मतलब ये है कि इन एनिमल्स की जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, ये जो फिश है इसकी जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, इसके अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो उसके इन्वायरमेंट की निस्बत क्या है? ज़्यादा है। अब आपको इस लाइन की भी समझ आ गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स भी समझ आना शुरू हो जाएंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या आती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, आपको पता है कि चीज़ें हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। अब वाटर देखें स्टूडेंट्स, वाटर बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स को स्टूडेंट जो सबसे बड़ा मसला आता है ना, वो ये है कि पानी इनकी बॉडी के अंदर जो है वो मुसलसल एंटर होता है। यहाँ पे देखिए पानी ज़्यादा है, अंदर पानी कम है। तो पानी क्या करता है स्टूडेंट्स? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपने पीछे देखी, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो वाटर है उसकी जो मूवमेंट है वो हमेशा मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन से लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ होती है। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि वाटर हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर बता दी हैं। तो स्टूडेंट्स वाटर जब इनकी बॉडी के अंदर मुसलसल एंटर होता है, तो इनको मसला ये आता है कि इनकी बॉडी में जो वाटर है उसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल से भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स वाटर को मेंटेन करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है? इनको ये करना पड़ता है कि जो नॉर्मल से ज़्यादा पानी है ना, उसको इन्होंने बाहर निकालना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इनका मसला ये है कि पानी इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा आ रहा है, उस इजाफी पानी को इन्होंने बाहर निकालना है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम इन्हें क्या आता है स्टूडेंट्स? दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, यहाँ पे देखें सॉल्ट्स जो हैं उसके अंदर ज़्यादा हैं जबकि बाहर कम है। तो सॉल्ट्स जो हैं स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब स्टूडेंट दूसरा बड़ा मसला इन्हें ये आता है कि इनकी बॉडी से सॉल्ट्स मुसलसल बाहर की तरफ निकलते जाते हैं। इन्होंने सॉल्ट्स को रोकना है, सॉल्ट्स को बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि अगर सॉल्ट्स जो हैं वो सारे के सारे बाहर चले गए तो स्टूडेंट्स बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन नॉर्मल से भी नीचे आ जाएगी, जो कि नुकसानदेह है। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब ये है कि पानी को और सोल्यूट्स को आपने एक नॉर्मल लेवल में मेंटेन करना है। तो स्टूडेंट्स इन पौधों को मसला ये है कि इन्होंने एक तो अपने अंदर आने वाले इजाफी पानी को बाहर निकालना है, दूसरा इनके अंदर से जो मुसलसल सॉल्ट्स बाहर निकल रहे हैं इन्होंने उनको किसी तरह से रोकना है। तो स्टूडेंट्स अब ये दो मसाइल इनको पेश आते हैं, और इन दोनों मसाइल के लिए जो जो मेथड्स इख्तियार करते हैं हमने उसको आगे स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखें प्रॉब्लम्स देखें जो मैंने आपको बताई हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं ऑस्मो रेगुलेशन के लिए? वाटर कंटिन्यूसली एंटर्स देयर बॉडीज। अब स्टूडेंट्स ये बात मैंने आपको बता दी है कि पानी मुसलसल इनकी बॉडीज के अंदर दाखिल होता है थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के जरिए। अब स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस के हवाले से आपको पता है कि ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए। ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं वो जैसे कि गिल्स यहाँ पर मौजूद होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखें पानी जो है इनकी बॉडीज के अंदर दाखिल होता है ऑस्मोसिस के जरिए, पर्टिकुलरली खास तौर पर अक्रॉस परमिएबल सर्फेसिस। परमिएबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसी सरफेस जो कि वाटर को अपने अंदर से गुजरने देगी, वो वाटर के लिए क्या है? परमिएबल है। परमिएबल का मतलब होता है गुजरने की इजाजत देना। इसका अपोजिट होता है इम्परमिएबल, जो कि अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। तो स्टूडेंट्स वाटर जो है उनकी बॉडीज के अंदर मुसलसल ऑस्मोसिस के जरिए दाखिल होता है परमिएबल सर्फेसिस के, जैसे कि गिल्स। अब स्टूडेंट्स गिल्स की आप मछली के अंदर यही अहमियत समझें जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर लंग्स की है। लंग्स हमें हवा में सांस लेने में मदद देते हैं, इसी तरह ये जो गिल्स हैं ये मछलियों को पानी के अंदर सांस लेने में मदद देते हैं। मछलियां जो है अगर आप उसको मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास लंग्स नहीं है, वो हवा के अंदर सांस नहीं ले सकती। इसी तरह अगर हम पानी के अंदर जाएंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, हमारे लंग्स जो हैं वो हवा में सांस लेने के लिए बने हैं। तो गिल्स जो हैं स्टूडेंट्स ये मछलियों को पानी में सांस लेने में मदद देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको मछली नज़र आ रही है, इसकी आपको जो है वो गिल्स नज़र आ रहे हैं। पानी खास तौर पर इन गिल्स के ज़रिए जो है मछली की बॉडी के अंदर जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? दाखिल होता है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इन्हें आती है वो क्या है? एसेंशियल सॉल्ट्स एंड आइंस। स्टूडेंट्स अब जो लाजमी सॉल्ट्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और जो आइंस जैसे कि सोडियम हो गया
और क्लोराइड आयन हो गया, डिफ्यूज आउट ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, ये बॉडी से बाहर निकलना शुरू करते हैं। डिफ्यूज का मतलब ये है कि डिफ्यूजन के अंदर इनकी कंसंट्रेशन जो है, स्टूडेंट्स ध्यान दें, अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर इनकी कंसंट्रेशन कम है। तो स्टूडेंट्स अंदर से बाहर की तरफ ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, तो इसे डिफ्यूजन कहते हैं। और अंदर से बाहर की तरफ मूव करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है डिफ्यूज आउट। तो इसेंशियल साल्ट्स और आयन जैसे कि सोडियम और क्लोराइड ये बाहर की तरफ मूव करते हैं ऑफ द बॉडी जिस्म से इनटू द सराउंडिंग वाटर, इर्द गिर्द मौजूद पानी में। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये जो सॉल्ट्स हैं ये इर्द गिर्द वाटर के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मूव करते हैं डिफ्यूजन के जरिए। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो याद रखना है। पानी स्टूडेंट्स इनके अंदर जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए दाखिल होता है, जबकि सॉल्ट्स जो है वो इनकी बॉडी से डिफ्यूजन के जरिए बाहर निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो इनको पेश आती हैं। अब इन प्रॉब्लम्स के लिए इनके पास जो है वो मेथड्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, हमने इन मेथड्स को जो है वो स्टडी करने हैं। तो मेथड्स देखें स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले पानी को मेंटेन करने के लिए जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं तो यहाँ पे देखें ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर और सोल्यूट्स को मेंटेन करने के लिए दे प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग देयर बॉडीज। ये क्या करते हैं, ये पानी को अपने जिस्म के अंदर दाखिल होने से रोकते हैं और जो पानी दाखिल हो जाता है उसको बाहर निकालते हैं, एक्सेस वाटर को डैट डज एंटर, जो कि पानी दाखिल हो चुका है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ना कि इनको मसला ये आता है कि इनकी बॉडी के अंदर बाहर से मुसलसल पानी दाखिल होगा। तो ये क्या करते हैं, ये एक तो ज्यादा पानी को जो है वो अंदर दाखिल होने से रोकते हैं, दूसरा जो पानी अंदर दाखिल हो चुका है उस इजाफी पानी को ये बाहर निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स पानी को बाहर निकालने का जो इनके पास जरिया होता है वो होता है यूरन। ये क्या करते हैं, ये बहुत डाइल्यूट यूरन बनाते हैं, बहुत पतला पेशाब बनाते हैं, जिसके जरिए बहुत सारा पानी जो है वो इनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए दे प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। ये पतला पेशाब जो है इसके बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स को जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसको बाहर खारिज कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपने स्टूडेंट्स इस बात को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट्स। अब सॉल्ट्स की मेंटेनेंस कैसे होती है, तो यहाँ पे देखें टू कंपनसेट द लॉस ऑफ सॉल्ट्स। अब स्टूडेंट्स सॉल्ट्स इनकी बॉडी से निकलकर इन्वायरमेंट के अंदर जा रहे हैं, फ्रेश वाटर के अंदर जा रहे हैं। कंपनसेट का मतलब होता है किसी नुकसान की तलाफी करना, किसी नुकसान को पूरा करना। तो जो सॉल्ट्स का नुकसान हो रहा है उसको पूरा करने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए दे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाना। तो स्टूडेंट्स ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं किसकी, सॉल्ट्स की, बैक इनटू देयर बॉडीज, अपनी बॉडीज में वापस। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये एटीपी का इस्तेमाल करते हैं और एटीपी का इस्तेमाल करते हुए सॉल्ट्स को जो है वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो बाहर से अंदर लेकर आते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें सॉल्ट्स इसके अंदर ज़्यादा हैं, बाहर कम है। अब बाहर से स्टूडेंट्स अंदर से जो है वो सॉल्ट्स बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। तो अब ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये सॉल्ट्स को बाहर से जो है वो अंदर लेके आते हैं। बाहर देखें सॉल्ट्स कम है, अंदर सॉल्ट ज़्यादा हैं। तो जब भी चीज़ों की जो है वो मूवमेंट होगी लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ, तो यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल होगी, एटीपी इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर से जो सॉल्ट्स होते हैं उनको अपनी बॉडी के अंदर जो है वो क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपकी बुक के अंदर एक और लाइन लिखी हुई है, अनलाइक देयर मेरीन वाटर एनिमल्स। अब स्टूडेंट्स मेरीन वाटर एनिमल्स की बरक्स, मेरीन वाटर एनिमल्स की जो है वो मुखालिफ, फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं वो बहुत कम जो है वो पानी पीते हैं। स्टूडेंट्स इन्हें पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पानी इनके बॉडी के अंदर गिल्स के जरिए मुसलसल दाखिल हो रहा होता है। इनकी तो कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह से पानी को जो है वो क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए, ठीक है। तो ये पानी को जो है वो बहुत कम जो है वो पीते हैं, जबकि जो मेरीन वाटर एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स वो पानी को जो है वो कंज्यूम करते हैं, पानी को ज़्यादा पीते हैं। अभी हम उसी को जो है वो स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर किस तरह से होती है ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बुक के अंदर जो है वो फिश की एक डायग्राम बनी हुई है। वो असल में जो है ये गोल्डन फिश है, ठीक है। गोल्डन फिश ये फ्रेश वाटर के अंदर रहती है और ये एक ऑस्मो रेगुलेटर है। इनको दो प्रॉब्लम्स आती हैं, एक पानी इसकी बॉडी के अंदर जो है वो मुसलसल जो परमेएबल सर्फेसेस जैसे कि गिल्स इनके जरिए दाखिल होता है, और दूसरा जो सॉल्ट्स हैं वो इनकी बॉडी से मुसलसल बाहर निकलते हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम और क्लोराइड। तो इसके लिए स्टूडेंट्स इनके पास तीन मेथड्स हैं। सबसे पहले ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन जो है वो बनाती हैं ताकि इजाफी पानी को बाहर निकाला जाए जो कि इनके बॉडी के अंदर दाखिल हो चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्या करती हैं, एक्टिव अपटेक करती हैं सॉल्ट्स को जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अपनी बॉडी के अंदर दाखिल करती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें गिल्स इस्तेमाल होते हैं, मछली के गिल्स इस्तेमाल होते हैं जिसके जरिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सॉल्ट्स को बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है। इन दोनों मदद से स्टूडेंट्स क्या होता है, जो ये मछली है ये अपनी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर को और सोल्यूट को एक नॉर्मल लेवल के ऊपर जो है वो मेंटेन करने में कामयाब हो जाती है।
तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा अगला पॉइंट है वो है ओस्मो रेगुलेशन इन मैरीन वाटर। समुद्री पानी के अंदर किस तरह से ओस्मो रेगुलेशन होती है, आपने इसको ध्यान से समझना है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मैरीन वाटर है, समुद्री पानी, वो खुद हाइपरटोनिक होता है। उसके अंदर जो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, मैरीन वाटर के अंदर जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, कम होती है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ। जबकि स्टूडेंट्स अब इसके अंदर रहने वाले जो जानदार हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो अपने माहौल के लिहाज से हाइपोटोनिक होते हैं। हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि इनके अंदर सॉल्ट जो हैं स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, कम होंगे, और वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें, आपको प्रॉब्लम्स का भी पता चल जाएगा कि इनको प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, वो कहते हैं मोस्ट मैरीन एनिमल्स आर हाइपोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट। ज़्यादातर जो मैरीन एनिमल्स हैं वो अपने माहौल के लिहाज से क्या होते हैं, हाइपोटोनिक होते हैं। इन्वायरमेंट इनका हाइपोटोनिक है, लेकिन ये उस लिहाज से हाइपोटोनिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है हैज़ अ मच हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन देन देयर इंटरनल टिश्यूज। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें इस पिक्चर से समझें कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या मुराद है, जो समुद्र का पानी है इसके अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, जो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है, वो इनके इंटरनल टिश्यूज की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि ज़्यादातर जो मैरीन एनिमल्स हैं वो अपने माहौल के लिहाज से क्या हैं स्टूडेंट्स, वो हाइपोटोनिक हैं। इसका मतलब ये है कि इनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है इसके इंटरनल टिश्यूज की निस्बत क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये वाले पॉइंट्स हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपको प्रॉब्लम भी समझ आ जाएगी, इन ऑस्मो रेगुलेशन के लिए किन किन प्रॉब्लम्स का सामना होता है। अब वाटर स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा है, जबकि वाटर जो है पानी के अंदर कम है। तो वाटर जो है स्टूडेंट्स इनकी बॉडी से जो है वो बाहर निकलना शुरू कर देता है। ठीक है, वाटर जो है स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, ये इनकी बॉडी से बाहर निकलना शुरू कर देता है। अब इनकी कोशिश क्या होगी कि किसी ना किसी तरह से वाटर के बाहर निकलने को रोका जाए, पानी को महफूज बनाया जाए। दूसरा इन्हें मसला ये आता है स्टूडेंट्स की जो सॉल्ट्स हैं वो बाहर से इनकी बॉडी के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं, और ये भी डिफ्यूजन के जरिए। क्योंकि सॉल्ट्स बाहर ज़्यादा हैं, अंदर कम है, तो सॉल्ट्स हैं वो बाहर से इनके बॉडी के अंदर मुसलसल दाखिल होते हैं, और इनकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट है उसका लेवल आहिस्ता-आहिस्ता ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब इनको 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि किसी न किसी तरह इन्होंने बाहर जाने वाले पानी को रोकना है, पानी को महफूज़ बनाना है, और दूसरा मसला ये है कि इनकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स हैं वो मुसलसल ज़्यादा होते जा रहे हैं। उन सॉल्ट्स को जो है वो इन्होंने क्या करना है, कम करना है। तो स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपने यहाँ पे इसको देखना है। यहाँ पे देखें, वाटर कॉन्स्टेंटली लीव देयर बॉडीज़। वहाँ पे था वाटर उनकी बॉडी के अंदर मुसलसल दाखिल होता है फ्रेश वाटर में, लेकिन मरीन वाटर के अंदर पानी जो है मुसलसल इनकी बॉडी से निकलता रहता है। किस प्रोसेस के ज़रिए निकलता है, ऑस्मोसिस के ज़रिए, और किन जगहों के ज़रिए निकलता है, गिल्स के ज़रिए, और दूसरा स्किन के ज़रिए। तो आपने याद रखना है कि जो वाटर है वो जो समुद्र के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी से मुसलसल जो है वो बाहर निकलता रहता है। किस स्टूडेंट्स, किस प्रोसेस के ज़रिए, ऑस्मोसिस के ज़रिए, और कौन-कौन सी सरफेसेस हैं जिनके ज़रिए बाहर पानी बाहर निकलते हैं, एक गिल्स और दूसरा स्किन। तो ये आपने एमसीक्यूज़ याद रखने हैं कि जो पानी है वो गिल्स और स्किन के ज़रिए जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है? जबकि जो सॉल्ट्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, वो मुसलसल डिफ्यूज का मतलब ये है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, डिफ्यूजन। तो सॉल्ट्स हैं स्टूडेंट्स वो एनवायरनमेंट से इनकी बॉडीज के अंदर मुसलसल डिफ्यूज होते रहते हैं, मुसलसल जो है उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स दाखिल होते रहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब इन एडिशन इसके अलावा दे हैव एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स इन द बॉडी ड्यू टू ऑफ ड्रिंकिंग सी वाटर। आपने इस पॉइंट को भी समझना है। अब होता ही है स्टूडेंट्स, जैसे ही इनकी बॉडी से जो है वो पानी बाहर निकलता है ना, तो इनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होना शुरू हो जाती है। अब पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, समुद्र के पानी को पीते हैं ताकि पानी की इनकी बॉडी के अंदर कमी ना हो। अब समुद्र के पानी को जब पिएंगे तो जाहिर सी बात है समुद्र के पानी के अंदर भी सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो वो सॉल्ट्स भी पानी के साथ इनकी बॉडी के अंदर दाखिल होंगे। तो वो जो पीने वाला पानी है ना उसके अंदर के जो सॉल्ट्स हैं वो भी इनकी बॉडी के अंदर आकर जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। एक तो सॉल्ट्स बाहर से इनकी बॉडी के अंदर दाखिल हो रहे हैं, दूसरा जो पानी ये पी रहे हैं उस पानी के अंदर जो सॉल्ट्स हैं वो भी इनकी बॉडी के अंदर जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस वजह से इनकी बॉडी के अंदर ओवरऑल सॉल्ट्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन्होंने अब ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट्स को बाहर निकालना है, और एक पानी की कमी को जो है वो इन्होंने पूरा करना है। तो स्टूडेंट्स ये वही बात है जो मैंने आपको बताई थी कि जो फ्रेश वाटर है ये पानी को बहुत कम पीते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स, जबकि जो मैरीन एनिमल्स हैं ये पानी को जो है वो ज़्यादा पीते हैं।
तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इनकी प्रॉब्लम्स जो है वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम्स को आप दोबारा देखें। इनको प्रॉब्लम्स ये आती है कि एक तो स्किन और गिल्स के जरिए जो पानी है वो मुसलसल बाहर निकलता है, जबकि जो सॉल्ट्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, बाहर से समुद्री पानी से इनकी बॉडी के अंदर मुसलसल दाखिल होते हैं। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट्स ये जो पानी पीते हैं, पानी की कमी को पूरा करने के लिए उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट मौजूद होते हैं। तो ये 3 प्रॉब्लम्स जो है इनका सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको फिश नज़र आ रही है इसका नाम ट्यूना है। ठीक है, ये समुद्र के पानी के अंदर रहने वाली जो है वो एक ओस्मो रेगुलेटर है। ये समुद्र के पानी के अंदर रहने वाली एक मछली है जो कि ओस्मो रेगुलेशन करती है। तो ये 3 प्रॉब्लम स्टूडेंट्स इनको फेस करना पड़ती हैं। अब स्टूडेंट्स इन 3 प्रॉब्लम्स के लिए इनके पास मेथड्स कौन-कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स मेथड्स कौन-कौन से हैं इनके पास ओस्मो रेगुलेशन के लिए आपने इनको ध्यान से समझना है। सबसे पहले ये पानी को किस तरह से मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, टू कंपनसेट, कमी को पूरा करने के लिए, फॉर द वाटर लॉस, पानी के जो बाहर निकल रहा है ना, पानी बाहर निकल रहा है, पानी की जो कमी हो रही है उसकी कमी को पूरा करने के लिए मैरीन एनिमल्स जो हैं ये क्या करते हैं, सी वाटर को मुसलसल ड्रिंक करते हैं, समुद्री पानी को मुसलसल क्या करते हैं, पीते हैं। तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि पानी को कमी के पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा पानी जो है उसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पीते हैं। और दूसरा स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, पानी को बाहर नहीं जाने देते। कैसे नहीं जाने देते स्टूडेंट्स, ये अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं। डाइल्यूट यूरिन ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर ये डाइल्यूट यूरिन बनाएंगे तो पानी इनकी बॉडी से यूरिन के जरिए बाहर निकल जाएगा। इन्हें तो पहले ही पानी की कमी का सामना है, पानी पहले ही इनकी बॉडी से गिल्स और स्किन के जरिए बाहर जा रहा है। तो इन्होंने स्टूडेंट्स क्या करना है, पानी को महफूज बनाने के लिए कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के 2 फायदे होंगे। एक तो पानी जो है वो इनकी बॉडी से कम बाहर निकलेगा। दूसरा, जो सॉल्ट्स इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर पड़े हुए हैं, एक वो सॉल्ट्स जो कि डिफ्यूजन के जरिए आ रहे हैं, और दूसरे वो सॉल्ट्स जो कि जब ये समुद्री पानी पीते हैं उस समुद्री पानी के साथ जो सॉल्ट्स इनकी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं। तो उन इजाफी सॉल्ट्स को बाहर निकालने के लिए ये जब कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं ना, तो कंसंट्रेटेड यूरिन से एक तो पानी का कम लॉस होता है, और दूसरा बहुत सारे साल्ट्स हैं वो उनकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के 2 फायदे हैं, एक तो पानी का भी लॉस नहीं होता, और दूसरा जो बहुत ज्यादा सॉल्ट्स होते हैं वो इनकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए समुद्री एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, मुसलसल पानी पीते हैं। ये पानी को कंजर्व करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन, बहुत ज़्यादा गाढ़ा पेशाब बनाकर, बहुत ज़्यादा गाढ़े पेशाब की बहुत थोड़ी अमाउंट, मतलब पानी उसके अंदर बहुत कम होता है, सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से भी ये पानी को जो है वो क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है। जब ये समुद्री पानी को जो है वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पीते हैं। ठीक है, जब समुद्री पानी को पीते हैं तो इनकी बॉडी के अंदर जो है वो जो इनकी बॉडी के अंदर जो है वो सॉल्ट्स को जो है वो क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाला जाता है, और वाटर को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन की जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट सॉल्ट्स को मेंटेन कैसे किया जाता है, सॉल्ट्स को मेंटेन करने के लिए इनके पास 3 स्ट्रेटजीज हैं। कितनी स्ट्रेटजीज हैं स्टूडेंट्स, 3 स्ट्रेटजीज होती हैं। तो आपने इन तीनों को अच्छी तरह से याद रखना है। तीनों की मैंने हेडिंग्स जो है वो दे दी है। सबसे पहले है स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स। क्या नाम है स्टूडेंट्स, स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स। दूसरे नंबर पे है रोल ऑफ किडनी, और तीसरे नंबर पे है रेक्टल ग्लैंड्स। तो आपने नाम याद रखने हैं, स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स, रोल ऑफ किडनीज और रेक्टल ग्लैंड्स। इन 3 तरीकों का इस्तेमाल करके ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, वो कहते हैं टू रिमूव द एक्सेस सॉल्ट्स, बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स को बाहर निकालने के लिए स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स इन द गिल्स। अब स्टूडेंट्स ये जो मछली के गिल्स होते हैं जिसके जरिए वो पानी में सांस लेती है, अब स्टूडेंट्स ये जो गिल्स होते हैं, इन गिल्स के अंदर खास तरह के सेल्स होते हैं, इनमें इनको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स। अब स्टूडेंट्स ये जो स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, एटीपी का इस्तेमाल करते हैं। और स्टूडेंट्स एटीपी का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, सॉल्ट्स को जो है वो बाहर निकालते हैं ब्लड से एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो आपने इस बात को याद रखना है कि जब सॉल्ट्स इनकी बॉडी के अंदर, स्टूडेंट्स देखिए मुसलसल जब बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना इनकी बॉडी के अंदर जो है वो सॉल्ट्स क्या हो गए हैं, मुसलसल ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो अब इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से उन इजाफी सॉल्ट्स को जो है वो क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए। तो स्टूडेंट्स इस मकसद के लिए देखें ये कर क्या रहे हैं, आपको पता है जो समुद्री पानी है ये हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक से मुराद ये है कि इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ऐसे ही। और वाटर की कंसंट्रेशन कम है, जो बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जबकि इनकी बॉडी के अंदर जो है स्टूडेंट्स समुद्री पानी की निस्बत सॉल्ट जो है वो क्या है, कम है, और वाटर इनकी बॉडी के अंदर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स सॉल्ट्स देखें, सॉल्ट्स इनकी बॉडी के अंदर मुसलसल दाखिल हो रहे हैं, मुसलसल दाखिल हो रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी
समुद्री पानी की निस्बत जो है वो ज़्यादा सॉल्ट्स नहीं होते। अभी भी समुद्र इतना बड़ा है ना, उसके अंदर तो सॉल्ट्स की इतनी बड़ी क्वांटिटी मौजूद है। तो अब स्टूडेंट्स इसकी बॉडी के अंदर जैसे ही सॉल्ट का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है, तो इसके गिल्स के अंदर खास तरह के सेल्स होती हैं। वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो अपने अंदर से सॉल्ट्स को बाहर निकालते हैं। अब अंदर देखें, इनके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जब भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स गिल्स के अंदर जो सेल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए इन सॉल्ट्स को बाहर निकालने का काम करते हैं, उनको हम स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इजाफी सॉल्ट्स को बाहर निकालने के लिए स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल जो कि गिल्स में मौजूद होते हैं, वो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक्टिवली पंप कर सकें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर निकाल सकें सॉल्ट्स को ब्लड से कहाँ पे? वापस एनवायरनमेंट के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि जो क्लोराइड सेल्स है ना, इनको स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जब गिल्स के अंदर इन सेल्स को डिस्कवर किया गया था ना, तो साइंटिस्ट ने देखा था कि ये जो सेल्स हैं ये ब्लड से क्लोराइड आयन को बाहर वाटर के अंदर जो है वो रिलीज कर रहे हैं, बाहर वाटर के अंदर खारिज कर रही हैं। अब स्टूडेंट्स चूंकि साइंटिस्ट को लगा कि ये सिर्फ क्लोराइड आयन को बाहर निकालते हैं, इसी वजह से उन्होंने इन सेल्स को भी क्लोराइड सेल्स का नाम दे दिया, इस बुनियाद पे कि क्लोराइड को बाहर निकालते हैं। लेकिन बाद में पता चला नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ क्लोराइड ही नहीं, क्लोराइड के अलावा सोडियम, अमोनियम और भी बहुत सारे जो आयन्स हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स के जरिए, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स थे जिनको स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स का नाम दिया गया था, उनके जरिए बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स अब इनको जो है वो स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स को हम आयोनोसाइट्स भी कहते हैं। आयोनोसाइट्स का मतलब ऐसे सेल जिनसे आयंस बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है कि इनको आज हम आयोनोसाइट्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, आपके बुक के अंदर स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने उसी को जो है वो याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स किडनीज जो है वो क्या काम करती हैं? किडनीज जो है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा एक्सेस सॉल्ट्स को जो है वो यूरिन के जरिए बाहर निकालती हैं। दे आल्सो रिमूव एक्सेस सॉल्ट्स टू देयर किडनीज। ये अपने किडनीज के जरिए जो है वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इजाफी सॉल्ट्स को जो है वो बाहर निकाल देते हैं। बाहर कैसे निकालते हैं? ये कंसनट्रेटेड यूरिन बनाकर इजाफी सॉल्ट्स को बाहर निकालते हैं। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स इनके पास ना ग्लैंड्स होते हैं जो कि सॉल्ट्स को बाहर निकालते हैं। इन ग्लैंड्स को हम कहते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। अब स्टूडेंट्स ये जो रेक्टल लफ्ज़ है ना, ये रेक्टम से निकला है। ठीक है, रेक्टम आपको पता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट था। जब हमने फर्स्ट ईयर के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ा था, तो लार्ज इंटेस्टाइन के हमने पार्ट्स पढ़े थे, सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस। तो स्टूडेंट्स ये जो रेक्टम है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। यहाँ पे देखें सम मैरीन फिशेस, कुछ समुद्र में रहने वाली जो मछलियां हैं उनके पास स्पेशल खास सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स होती हैं। जो नमक है, जो सॉल्ट है, उसको बाहर निकालने वाले क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं, और उनके रेक्टम के अंदर मौजूद होते हैं। कहाँ पे मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स? रेक्टम में। रेक्टम क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स रेक्टम के अंदर खास तरह के सॉल्ट्स को बाहर निकालने वाले ग्लैंड्स होते हैं, इनको हम रेक्टल ग्लैंड्स का नाम देते हैं। रेक्टल ग्लैंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि रेक्टम के अंदर होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये जो ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं? ये इजाफी सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं। कहाँ से? ब्लड से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें रेक्टम के अंदर जो है, रेक्टम के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, उन ब्लड वेसल से ये जो रेक्टल ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं? इजाफी सॉल्ट्स को उस ब्लड वेसल से निकाल कर इस जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है इससे फिजिस जो है वो बाहर निकलेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम वो हिस्सा है जहाँ पे फिजिस फुजला जो है वो स्टोर होता है, और फिर यहाँ से फुजला जो है वो एनस के जरिए बाहर निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स रेक्टल ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये ब्लड से जितना भी इजाफी सॉल्ट्स होते हैं उनको वो फिजिस के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फिजिक्स के अंदर ये आ जाते हैं, तो फिर फिजिक्स के साथ इसकी बॉडी से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो दीज ग्लैंड्स जो हैं ये क्या करते हैं? इजाफी सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं ब्लड से इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? असल में एलिमेंट्री कैनाल को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ही नाम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लफ्ज़ है ना, ये असल में इस लार्ज इंटेस्टाइन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जो रेक्टल ग्लैंड्स हैं ये ब्लड से उन सॉल्ट्स को निकाल कर किसके अंदर डाल देते हैं? इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स वहाँ से फिर क्या किया जाता है? विच आर देन एलिमिनेटेड, फिर जिनको बाहर निकाल दिया जाता है अलोंग विद द फिजिस, फुजला के साथ, फालतू मादों के साथ, फिर उनको जो है वो बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको उसमें रेगुलेशन जो है मैरीन वाटर के अंदर समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे मछली जो है आपको इसका नाम ट्यूना नज़र आ रहा है, ये मछली का नाम ट्यूना है। ठीक है, अब इसको मसाइल जो है वो कौन कौन से होते हैं, प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, और उसके अलावा स्टूडेंट्स ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो मेथड्स हैं वो भी इसी एक पिक्चर के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप लोग इसको जो है वो दोबारा से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।
अब स्टूडेंट्स अब हमने जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन देखनी है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं खुश्की वाले इलाके, ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश्की है, वहाँ पे जो है वो एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से वाटर को सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने प्रॉब्लम्स देखनी है ऑस्मो रेगुलेशन में। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो खुश्की में रहने वाले एनिमल्स हैं, लॉस वाटर, वो पानी को बाहर निकालते हैं टू द एनवायरनमेंट, माहौल में, थ्रू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के जरिए। इवेपोरेशन स्टूडेंट्स क्या होता है? इवेपोरेशन का मतलब होता है पानी का बुखारात बनकर उड़ जाना। अब स्टूडेंट्स जो खुश्की में रहने वाले जानदार हैं, आपको पता है कि वहाँ पे गर्मी वैसे ज़्यादा होती है, और गर्मी जब ज़्यादा होती है, अगर आप हमारी ही मिसाल लें, ह्यूमंस की मिसाल लें, जैसे हमें गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी से पसीना खारिज होता है। वो जो पसीना है जब वो बुखारात बन के उठता है तो हमें ठंडक का एहसास होता है। तो स्टूडेंट्स अब होता ये है कि हमारी बॉडी जो है वो ओस्मो रेगुलेशन के लिए पसीना खारिज करती है, वाटर खारिज करती है, और वो वाटर है फिर वो इवेपोरेट हो जाता है, और इस तरह हमारी बॉडी के अंदर पानी की क्या हो रही है? कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट्स जो बाकी खुश्की में अंदर रहने वाले जानदार हैं, उनकी बॉडी से भी पानी जो है मुसलसल जो है वो माहौल के अंदर जो है वो जाता है, उनकी बॉडी से मुसलसल पानी के जो है वो लॉस होता है इवेपोरेशन के जरिए। और ये जो इवेपोरेशन है स्टूडेंट्स, ये कहाँ कहाँ से होती है? ये रेस्पिरेटरी सर्फेसिस से होती है। रेस्पिरेटरी सर्फेस जो है स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी बॉडी के अंदर देखें तो हमारी बॉडी के जो रेस्पिरेटरी सर्फेस है वो क्या है? वो एल्वोलाई हैं। एल्वोलाई वो जगह है जिसके अक्रॉस गैसों का तबादला होता है। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम सांस जो है उसको अंदर लेके जाते हैं, हवा को अंदर लेके जाते हैं, वो हवा जो है जाहिर सी बात है खुश्क है, तो वो क्या करती है स्टूडेंट्स, जैसी हवा हमारी बॉडी के अंदर जाती है, वो हवा जो है वाटर वेपर से फिल हो जाती है, भर जाती है वाटर वेपर से। ठीक है, हमारी बॉडी के ये जो सांस की नाली है, इसके अंदर जितने भी जो है वाटर मौजूद होते हैं, वो वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इस हवा में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम हवा को बाहर निकालते हैं, वो हवा वाटर वेपर से भरी होती है। तो इस तरह जो रेस्पिरेटरी सर्फेसिस से इवेपोरेशन के जरिए पानी का लॉस होता है। उसके बाद थ्रू द स्किन, स्किन मैंने आपको पसीने के जरिए बता दिया, एंड वेयर द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, और फालतू मादों को बाहर निकालने के जरिए। जिस तरह हमारी बॉडी जो है वो यूरिन बनाती है, यूरिन के जरिए क्या होता है स्टूडेंट्स? पानी जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस तरह जो फालतू मादे हैं, उनको उनके बाहर निकलने से भी हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? पानी की कमी होती है। तो ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, इनके अंदर से पानी मुसलसल लॉस होता रहता है इन्वायरमेंट में। कहाँ कैसे कैसे स्टूडेंट्स? इवेपोरेशन जो है, जो कि रेस्पिरेटरी सर्फेसिस के जरिए होती है, स्किन के जरिए होती है, और वेस्ट मटेरियल्स की एक्सक्रीशन के जरिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब इन्होंने करना क्या है? दे हैव टू इंश्योर, इन्होंने यकीनी बनाना है डैट के वाटर इनटेक की, जो पानी ले रहे हैं। अब पानी आपको पता है कि हम या तो पानी पी सकते हैं, या जो हम खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके अंदर पानी मौजूद होता है। ठीक है, जैसे कि आप जो है अगर कोई फ्रूट खा रहे हैं, उस फ्रूट के अंदर वाटर मौजूद होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप जो है वो पानी पी रहे हैं, कोई जूस पी रहे हैं, तो उस जूस के अंदर पानी मौजूद होगा। तो जो पानी आप पी रहे हैं, आया कि वो आप सिर्फ पानी पी रहे हैं या आपके खुराक के अंदर मौजूद है, एक। और दूसरा मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन से मुराद ये है ऐसा पानी जो कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस होता है। मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, आपको इक्वेशन नजर आ रही है, ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब तोड़ा जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनती है, और साथ एटीपी बनती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वाटर प्रोड्यूस हुआ, तो ये वाला जो वाटर है ना, ये असल में मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन कह सकते हैं कि जो वाटर है मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इन जानदारों को इस बात को यकीनी बनाना पड़ता है कि वो वाटर जो कि वो खुराक के जरिए या पानी के जरिए लेते हैं, और दूसरा मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन, इन दोनों के मिलाकर जो मिकदार है वो बराबर होनी चाहिए उस पानी की मिकदार से जो कि माहौल के अंदर खारिज हो रही है। जितना पानी इनकी बॉडी से बाहर निकल रहा है, अगर उतना ही पानी ये ले लेंगे तो खुद ब खुद पानी क्या हो जाएगा? पानी का लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, पानी मेंटेन रहेगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ये जो लेवल है इसमें डिस्टर्बेंस आ गई तो फिर इनको जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब स्टूडेंट्स कौन कौन से मेथड्स हैं इनके पास ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, इनके पास वाटर और सोल्यूट्स को मेंटेन करने के लिए? तो स्टूडेंट्स हम इन मेथड्स को देखते हैं। अब स्टूडेंट्स वो कहते हैं इन एनिमल्स के पास जो है इनके एनाटॉमी, एनाटॉमी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को। इन एनिमल्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें इन ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी कहते हैं फंक्शनिंग को, इन ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में, इन ऑर्गेनिजम्स की फंक्शनिंग में, और बिहेवियरल, बिहेवियर कहते हैं रवैये को। तो ये जो एनिमल्स हैं जो कि खुश्की के माहौल के अंदर रहते हैं, इनके बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर, इनके फंक्शंस में और इनके रवैये ने क्या किया स्टूडेंट्स? इनको इनके माहौल के हिसाब से ढाल दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इनके एनाटॉमी के अंदर, इनके फिजियोलॉजी के अंदर और इनके बिहेवियर के अंदर ऐसी ऐसी तब्दीलियां आ गई हैं जो कि इन्हें खुश्की के अंदर रहने के काबिल बनाती हैं। ठीक है, और ये जानदार खुश्की में रहने के बावजूद अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। अब स्टूडेंट्स वो कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे कैसे मेंटेन करते हैं? सबसे पहले देखें इम्परमिएबल आउटर लेयर्स, इम्परमिएबल आउटर लेयर्स। अब स्टूडेंट्स अब होता ये है कि इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर जो है वो एक
ऐसी लेयर मौजूद होती है जिससे पानी गुजर ही नहीं सकता, जिससे पानी बाहर निकल ही नहीं सकता, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब इनकी बॉडी के बाहर एक ऐसी लेयर मौजूद है जिससे पानी बाहर नहीं निकल सकता, तो इनकी बॉडी से पानी का लॉस भी नहीं होगा और इन्हें पानी की कमी का मसला भी नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी तब्दीली लेके आए हैं कि अपने बॉडी के बाहर एक आउटर लेयर बना ली है, और वो जो आउटर लेयर है वो एक किस्म की एनाटॉमिकल अडेप्टेशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, दे हैव रिलेटिवली, इनके पास जो है वो निस्बतन इम्परमिएबल, इम्परमिएबल का मतलब होता है जिससे कोई चीज नहीं गुजर सकती, आउटर लेयर बैरूनी तय होती है, टू प्रिवेंट इवेपोरेटिव वाटर लॉस, जो पानी बुखारात बन के उड़ता है उसको रोकने के लिए इनके पास जो है वो एक इम्परमिएबल आउटर लेयर होती है, कैसी बैरूनी तय होती है जिससे पानी नहीं गुजर सकता, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वो मिसाल देता है, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, जो हशरात होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, पोसेस, ये रखते हैं अ वैक्सी एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटन। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जो इंसेक्ट्स हैं इनके पास एक एक्सोस्केलेटन होता है। अभी ये जो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है ना, ये आपको ग्रास ऊपर नजर आ रहा है, इस ग्रास ऊपर के बाहर जो है वो एक्सोस्केलेटन है। ये एक्सोस्केलेटन क्या करता है स्टूडेंट्स, ये इसको जो है वो प्रोटेक्शन देता है, वो इसको सपोर्ट देता है, ये इसको मूवमेंट में मदद करता है। अब स्टूडेंट्स इस एक्सोस्केलेटन के बाहर जो है ना वो एक वैक्स की लेयर होती है, यहाँ पे देखिए नीचे आपको नजर आ रहा है, ये इसकी स्किन सेल्स हैं, ये इसके क्या है स्टूडेंट्स, स्किन सेल्स हैं जो कि लिविंग सेल्स हैं। इन लिविंग सेल्स के ऊपर ये एक मोटा एक्सोस्केलेटन है जो कि काइटन से मिलकर बनता है। काइटन एक मटेरियल है जो कि फंजाई की सेल वॉल के अंदर भी पाया जाता था, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन जो है इंसेक्ट्स का, ये काइटन से मिलकर बनता है, और इस काइटन के ऊपर स्टूडेंट्स क्या होती है, वैक्स की एक तय होती है। जो वैक्स है ना स्टूडेंट्स, ये क्या करती है, ये पानी को बुखारात की शक्ल में बाहर निकलने नहीं देती, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इस तरह से जो इंसेक्ट्स हैं, जो कि उनके ऊपर एक वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है जो कि काइटन से मिलकर बना होता है, तो ये जो वैक्स है ना स्टूडेंट्स, ये पानी को जो है वो बाहर निकलने नहीं देती, जिसकी वजह से इन्हें पानी की कमी का सामना नहीं होता। इसी तरह जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे जानदार जो जमीन पर रेंग के चलते हैं, जैसे छिपकली हो गई, जैसे कि स्नेक हो गया। इनके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, रेप्टाइल्स हैव वाटर प्रूफ स्केल्स मेड ऑफ कैराटिन। स्केल्स आप समझे स्टूडेंट्स, स्केल्स जो हैं ये छिलके को कहते हैं। कभी आपने मछली देखी है, मछली को जब जो है आप किसी शॉप से जो है वो खरीदने जाते हैं, तो मछली को एक उनके पास जो है वो एक आला होता है जिसके अंदर लकड़ी का पीस होता है, जिसके अंदर कील लगे होते हैं। उस कील से मछली के ऊपर जो छिलके होते हैं ना, उनको वो साफ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मछली के ऊपर इस तरह से जो छिलके आपको नजर आते हैं, इनको स्केल्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इनको स्केल्स कहते हैं। स्केल्स जो है ये छोटे छोटे बारीक सख्त जो है वो प्लेट की तरह आपको नजर आते हैं। अब स्टूडेंट्स रेप्टाइल्स के अंदर ये जो स्केल्स है ना, एक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इस प्रोटीन को हम कैराटिन कहते हैं। कैराटिन वही प्रोटीन है जो कि हमारे बालों के अंदर होती है और हमारे नाखून के अंदर भी होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब रेप्टाइल्स के जो बाहर वाली तय है, ये एक मखसूस प्रोटीन से मिलकर बनती है जिसको कैराटिन कहते हैं। तो कैराटिन मिलकर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सख्त वाटर प्रूफ स्केल्स बना देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये ऐसे छिलके होते हैं जिनसे पानी गुजर नहीं सकता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चूंकि इनसे पानी गुजर नहीं सकता, तो इनके बॉडी के अंदर ये जो लिविंग सेल्स हैं, यहाँ से जब पानी इवेपोरेट होने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो ये जो कैराटिन के वाटर प्रूफ स्केल्स हैं ये इनको बाहर जाने नहीं देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स जो तीसरी एग्जांपल है वो है मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स कहते हैं ऐसे जानदार जो कि अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं और जिनके स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं, और बर्ड्स परिंदे। अब स्टूडेंट्स मैमल्स और बर्ड्स जो हैं इनके पास क्या होता है, डेड मुर्दा कैराटिनाइज्ड। कैराटिनाइज्ड का मतलब है कैराटिन से भरे हुए स्किन सेल्स होते हैं, जिल्द के सेल्स होते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स इनके पास दूसरी क्या होते हैं, ऑयल सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं स्किन के अंदर। तो आपने इसको ध्यान से देखना है, मैमल्स के पास और बर्ड्स के पास क्या होते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, नीचे जो है वो आपको नजर आ रहा है, ये स्टूडेंट्स जो हैं ये आपकी हेल्दी स्किन है, ठीक है। और हेल्दी स्किन के ऊपर जो है ये मैमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर क्या होते हैं, सेल्स की एक ऐसी लेयर होती है जो कि डेड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, डेड सेल्स होते हैं। और ये जो डेड सेल्स हैं कैराटिन से भरे होते हैं। किससे भरे होते हैं, कैराटिन से भरे होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे किसका लफ्ज इस्तेमाल हो आपकी बुक के अंदर, डेड मुर्दा कैराटिनाइज स्किन सेल्स। मुर्दा सेल्स होते हैं और वो कैराटिन से भरे हुए होते हैं। और स्टूडेंट्स एक और दूसरा, इनकी स्किन के अंदर जो है ना वो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। जो ऑयल ग्लैंड्स हैं ऑयल खारिज करते हैं। क्या खारिज करते हैं, ऑयल खारिज करती है। अब स्टूडेंट जैसे यहाँ से ऑयल बाहर निकलता है, वो जो ऑयल है वो इस डेड स्किन की लेयर के ऊपर जो है वो स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। आपको पता है जो ऑयल है वो वैसे ही हाइड्रोफोबिक होता है, वो वाटर को वैसे नफरत करते हैं, तो वो पानी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। तो इस तरह से इनके अंदर ये जो ऑयल और डेड स्किन की सेल्स की जो लेयर है, ये पानी के लॉस को क्या करती है, कम करती है। तो आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है कि किस तरह से इम्परमिएबल आउटर लेयर्स जो हैं वो जानदारों के अंदर इवेपोरेटिव वाटर लॉस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो 3 एग्जाम्पल्स आपकी बुक के अंदर गिवन है, आपने तीनों को अच्छी तरह से याद
रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स किडनीज का क्या रोल होता है? अब ये जो किडनीज है ना स्टूडेंट्स, ये वाटर को रिटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। किस तरह से करती हैं स्टूडेंट्स? इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है ना, वो हम इससे अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जब हम ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को पढ़ेंगे ना, किडनीज यूरिन को बनाती किस तरह से है और वो किस तरह से यूरिन बनाते वक्त वाटर को जो है वो रिटेन करती हैं, तो इसका जो फंक्शन, डिटेल फंक्शन है ना, वो हम अगले चैप्टर के अंदर जो है वो कवर करेंगे। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया या यूरिक एसिड में। आपने इसको ध्यान से समझना है। वो कहता है मोर ओवर, मजीद बना, दे कन्वर्ट, ये तब्दील कर देते हैं द प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से मुराद ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोटीन्स को जो है वो केमिकल रिएक्शंस के नतीजा में तोड़ा जा रहा होगा, ठीक है, वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जो एक इब्तदाई वेस्ट प्रोडक्ट है, और स्टूडेंट्स वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? अमोनिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपको पता है जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और अमाइनो एसिड के यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अमाइनो एसिड के अंदर सेंटर में कार्बन होता है, एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप, एक साइड पे साइड चेन होती है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप होता है। ये अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता ये है कि जैसे अमाइनो अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप को अलग किया जाता है, तो इस अमाइनो ग्रुप को अलग करके इससे बनाया जाता है अमोनिया, NH3। क्या बनाया जाता है स्टूडेंट्स? अमोनिया बनाया जाता है, NH3। अब अमोनिया जो है ये क्या है? ये प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। अब स्टूडेंट्स ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया को आप ये समझें, 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए हमें 500 मिलीलीटर, मतलब आधा लीटर पानी चाहिए 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए। तो ये तो अगर अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर बने और हमने इसे बाहर निकालना है, तो फिर तो बहुत सारा पानी जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। क्या खुश्की में रहने वाले जानदार इस अमोनिया को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं? हरगिज नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इतना पानी मौजूद नहीं है कि वो अमोनिया को बाहर निकाल सकें। तो स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं? वो इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में, या फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। अब यूरिया को 1 ग्राम यूरिया को बाहर निकालने के लिए 50 ग्राम पानी चाहिए होता है, और 1 ग्राम यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए जो है वो 1 ग्राम पानी चाहिए होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब इसका फायदा ये होता है कि जब अमोनिया को यूरिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इसको एक्सक्रीशन, इसको बाहर निकालने के लिए जो है वो कम पानी की मिकदार चाहिए होती है। इसकी जो डिटेल है ना स्टूडेंट्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड किसको बाहर निकालने के लिए कितनी पानी की अमाउंट चाहिए होती है। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जो प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूरिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट में है बिहेवियरल अडेप्टेशन। अब जो हमने सबसे पहले इम्परमिएबल लेयर्स वाला देखा स्टूडेंट्स, वो इनका क्या है? वो इनका जो है वो एनाटॉमिकल अडेप्टेशन है। इसी तरह ये जो 2 पॉइंट है, किडनीज वाला और अमोनिया वाला, ये इनकी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। अब हमने बिहेवियरल अडेप्टेशन को देखना है। तो स्टूडेंट्स वो कहते हैं मैनी डेजर्ट एनिमल्स, बहुत सारे सहरा में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो अंडरग्राउंड, वो जेर जमीन चले जाते हैं ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे, दिन की गर्मी के दौरान, टू अवॉइड इवेपोरेशन, ताकि इवेपोरेशन से बचा जा सके। आपको पता है कि दिन के वक्त सहरा में बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी पड़ती है, तो सहरा में रहने वाले जो जानदार हैं वो दिन के वक्त क्या करते हैं? उन्होंने जमीन के नीचे बिल बनाए होते हैं, जगह बनाई होती है छुपने के लिए। वो दिन की गर्मी से बचने के लिए अपने बिल के अंदर चले जाते हैं, जेर जमीन छुप जाते हैं, ताकि उन तक सूरज की दर्जा हरारत, जो सूरज की तपश है, वो कम पहुंचे और कम पानी उनके जिस्म से बाहर इवेपोरेशन के जरिए निकले। दे इमर्ज, वो बाहर निकलते हैं ओनली एट नाइट, सिर्फ रात के वक्त, व्हेन द एयर इज कूलर, जब हवा ठंडी होती है, एंड मोर ह्यूमिड, और उसमें नमी ज्यादा होती है। वो जानदार जो है वो सिर्फ रात के वक्त बाहर निकलते हैं जब हवा जो है वो ठंडी होती है और उसमें नमी भी ज्यादा होती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो एनिमल्स हैं ये फीड, ये खाते हैं अपॉन सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। जो सहरा के अंदर पौधे पाए जाते हैं ना, ये उनके बीज खाते हैं, और ऐसे बीज खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज्यादा मिकदार क्या होती है? स्टोर होती है। अब स्टूडेंट्स, इसका फायदा क्या होता है? अब जब ये उन बीजों को खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स को जब ये तोड़ेंगे तो उसके साथ क्या मिलेगा? इन्हें वाटर मिलेगा, जो कि वाटर जो है, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के नतीजे में बन रहा है, ठीक है। तो जो वाटर जो है असल में मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बन रहा है। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं? ये ऐसे डेजर्ट प्लांट के सीड्स को खाते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत बड़ी मिकदार स्टोर होती है। अब स्टूडेंट्स, इससे इनको फायदा क्या होता है? फायदा इनको ये होता है कि जो मेटाबॉलिक वाटर है, जो कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पानी बन रहा है, वो उनको हासिल होता है और उससे वो अपनी पानी की कमी को पूरा करते हैं। तो सम एनिमल्स, कुछ एनिमल जैसे कि कैंगरू रैट जो है एक एनिमल का नाम है, सर्वाइव एंटायरली, जिंदा रहते हैं एंटायरली, मुकम्मल तौर पर उन मेटाबॉलिक वाटर, सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिक वाटर के ऊपर जो है वो जिंदा रहते हैं, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होता है। ये आपको नजर आ रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, इसमें वाटर जो है एक इजाफी प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। आपकी बुक के अंदर एक बॉक्स में छोटा सा लिखा हुआ है एन हाइड्रोबायोसिस। एन का मतलब होता है स्टूडेंट्स नोट या विदाउट, हाइड्रो कहते हैं पानी को, बायो का मतलब होता है लाइफ।
एनहाइड्रोबायोसिस का मतलब है लाइफ विदाउट वाटर, बगैर पानी के जिंदगी। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, देखें वो कहते हैं सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स, कुछ खास ऐसे जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसा कि टार्डीग्रेड्स। अब स्टूडेंट्स टार्डीग्रेड्स जो हैं इनको हम एक और नाम भी देते हैं वाटर बियर्स। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, वाटर बियर्स का नाम देते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको एनिमल नजर आ रहा है ना यहाँ पे, इसका नाम है टार्डीग्रेड। तो आपने इसका नाम याद रखना है, टार्डीग्रेड, जिसको वाटर बियर्स भी कहते हैं। एंटर, ये दाखिल हो जाते हैं डॉर्मेंट स्टेट। डॉर्मेंट स्टेट कहते हैं एक ऐसी हालत जिसमें जानदार अपनी ग्रोथ को मुकम्मल तौर पर रोक लेते हैं, ठीक है। व्हेन दे लॉस ऑलमोस्ट ऑल देयर बॉडी वाटर। कुछ इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि टार्डीग्रेड्स, जिनका दूसरा नाम वाटर बियर्स है, जब वो अपनी बॉडी से तकरीबन तमाम पानी को बाहर निकाल देते हैं ना, ठीक है, जब उनसे बॉडी के पानी बाहर निकल जाता है और पानी उन्हें इधर उधर से नहीं मिलता, तो वो एक डॉर्मेंट स्टेट के अंदर दाखिल हो जाते हैं, वो अपनी ग्रोथ को मुकम्मल तौर पर रोक लेते हैं, ठीक है। दे कम टू एक्टिव लाइफ, दे कम टू एक्टिव लाइफ, वो कहते हैं वो दोबारा से फिर एक्टिव लाइफ, जो उनकी चुस्त जिंदगी है, उसमें वो दाखिल होते हैं ईयर्स लेटर, सालों बाद, व्हेन वाटर रिटर्न, जब उनको दोबारा पानी मिलता है, ठीक है। तो कुछ इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि टार्डीग्रेड्स हैं, एक ऐसी हालत के अंदर चले जाते हैं जिसमें वो अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं, जब उनकी बॉडी के अंदर पानी बिल्कुल बाहर निकल जाता है, और वो सालों बाद जो है वो दोबारा जिंदगी के अंदर दाखिल होते हैं, जब पानी उनको दोबारा दस्तियाब होता है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।